नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो फिजिक्स के पेपर में बहुत ही कम दिन बचे हैं, लगभग एक वीक बचा है। तो हम लास्ट वीक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं आपके लिए, और हम आज बताने वाले हैं कि फिजिक्स में 23 नंबर कैसे लाएँ। तो जो कमज़ोर छात्र हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। आज केवल इतना ही बताया जाएगा कि आपको फिजिक्स में 23 नंबर कैसे लाएँ या आप पास कैसे होंगे। तो कौन कौन से चैप्टर आप तैयार करेंगे, कौन कौन सी डेरिवेशन आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है। इसके साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको न्यूमेरिकल अगर नहीं भी आते हैं तो भी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जो मैं बताऊँ वो आप तैयार करके जाएंगे तो आप फिजिक्स में आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर अच्छी तैयारी है तो बेसिक स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर कमज़ोर हैं, जिसकी फिजिक्स में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अंत तक देखेंगे और जितना बताया जाए उतना तैयार करके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको ये तैयार करके जाना है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि निर्वात की वैद्युशीलता का मान क्या होता है। निर्वात की वैद्युशीलता का मान याद रखिए, इसका मात्रक याद रखना है, इसके अलावा इसका विमीय सूत्र भी याद रखना है, ठीक है। इसका मान, मात्रक और विमीय सूत्र, तीनों चीज़ आपको याद रखने हैं। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m-1 L-3 T4 A2। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप इसे याद करेंगे, इसका मान, मात्रक और विमीय सूत्र। क्या बोलते हैं इसे? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेकंड नंबर पर आपको याद रखना है ये विद्युत फ्लक्स। इसकी परिभाषा याद रखेंगे, एक नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला याद रखना है, फाई बराबर होगा ई, मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। विमीय सूत्र भी इसका याद रखना है भाई। न्यूटन का क्या होता है ML/T-2, मीटर का हो जाएगा L2, तो कितना हो गया ML3, और नीचे हो गया AT, तो ऊपर पहुंचेगा ये, तो T-3 और A-1, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र याद रखना है, मात्रक याद रखना है, इसकी परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। ये सेकंड बात हुई। तो अभी तक आपको दो चीज़ें याद करनी है, निर्वात की वैद्युशीलता और वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इस डेफिनेशन को भी पढ़ के जाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव की समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर बनाने का वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करके जाना है। और इसके अलावा ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/2A, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सदिश राशि होती है, मात्रक होगा कूलम मीटर, LTA होगा इसका विमीय सूत्र। तो मात्रक याद रखना है कूलम मीटर और विमीय सूत्र हो गया LTA। आज केवल वो बात कर रहे हैं जिससे हम आसानी से पास हो सकें फिजिक्स में। देखिए, बहुत छोटी छोटी अभी तक 3 लाइन याद करनी हुई हैं। अगर आप वीडियो भी एक बार और देख लेंगे रिपीट करके तो आप आसानी से इन्हें तैयार कर लेंगे। केवल इतना ही पढ़ के जाना है अगर फिजिक्स में पास होना है तो, ठीक है। हो जाएंगे आसानी से पास, टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, इसके बाद ये डेरिवेशन तैयार करनी है आपको। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो पहली बात तो याद रखना है कि अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति होती है। ये अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति होती है। तो अक्षीय लिखा हुआ है या अनुदैर्घ्य है, तो डेरिवेशन यही करनी है। दूसरी बात यह है कि डेरिवेशन की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, फिजिक्स फर्स्ट की सभी डेरिवेशन की, लगभग 9 चैप्टर तक। तो एक ही चैप्टर बचा है उसमें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा का, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये डेरिवेशन मैंने उसमें करा दी हैं, तो आप उससे जाके इस वीडियो को तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आपको ये तैयार करके जानी है। पिछले लगभग 3 या 4 साल से ये पेपर में नहीं आ रही हैं, तो इस बार मान के चलिए चांस है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए। तो इस डेरिवेशन को आप लिख लीजिए कि इस बार ये आने वाली है 2026 में, इसे आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही निरक्षीय स्थिति में भी आपको ये डेरिवेशन तैयार करके जानी है। ये दोनों डेरिवेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। विशेष फोकस करेंगे इनके फिगर पे, चित्र अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। दोनों का, अक्षय का भी, निरक्षय का भी। इनको वीडियो को मैंने इस दोनों डेरिवेशन को मैंने विस्तार से अपनी पिछली वीडियो में समझाया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। या कहीं से भी आप रिसोर्स जो भी हो आपके पास वहाँ से तैयार करके जाइए। डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। देखिए, अब तक कुल कितनी चीज़ें बताई हैं। एक तो बताया है मैंने एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात की वैद्युशीलता, एक बताया है मैंने वैद्युत फ्लक्स, तीसरा मैंने बताई है वैद्युत द्विध्रुव, उसे चाहे आप अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और इसके बाद ये 2 डेरिवेशन बताई हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। अभी तक केवल 4 चीज़ें हुई हैं, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। गॉस का नियम तैयार करके जाना है। ये 4 डेरिवेशन हैं और 4 में से एक डेरिवेशन आपको मिलने वाली है। इस चैप्टर में 4 डेरिवेशन हैं और 4 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपको 101% मिलने वाली है।
अच्छा, हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी डेरिवेशन आने की संभावना ज़्यादा है? तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे, जो डेरिवेशन आई होगी उसे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि डेरिवेशन रिपीट नहीं होगी, तो एक डेरिवेशन उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो 3 डेरिवेशन आपको तैयार करके ही जानी है ना। या फिर ये देख लीजिए लास्ट 2024-2025 में कौन कौन सी डेरिवेशन आ चुकी है, तो उन दोनों को अवॉइड कर दीजिए, 2 डेरिवेशन तैयार करके जाइए। लेकिन मेरा मानना है आप 4 डेरिवेशन तैयार करिए, क्योंकि 23 नंबर तो लाने ही हैं, और यहाँ से कन्फर्म है कि इन चारों में से एक डेरिवेशन आने ही वाली है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि जहाँ से कन्फर्म हो उसे तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो यहाँ से बिल्कुल कन्फर्म है 4 डेरिवेशन, एक डेरिवेशन आने ही वाली है। तो गॉस थ्योरम तैयार करेंगे, ठीक है। ये डेरिवेशन मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, आपको वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, फाई बराबर Q/ε0। तो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको तैयार करनी है, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट अनुप्रयोग है ये भी इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन भी आपको तैयार करनी है। देखिए एक हो गई गॉस की थ्योरम पर में, एक हो गई ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट। इसके अलावा सेकंड देखिए ये आएगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये होगी E बराबर λ/2πε0 तो 2 डेरिवेशन हो गई है। तीसरी डेरिवेशन ये है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीसरी डेरिवेशन होगी। तो 3 डेरिवेशन होगी इस चैप्टर की, एक डेरिवेशन और होगी। तो ये होगी आवेशित पतला गोलीय खोल, इसके कारण इसके बाहरी पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ पर और इसके भीतर तीनों ही कंडीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये 4 डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है। इसके अलावा है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति, वो डेरिवेशन भी आप अच्छे से देख कर जाएंगे। जहाँ पर हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली डेरिवेशन करते हैं, उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति करते हैं। देखिए आप लिख लीजिए वीडियो में क्या क्या बताया गया है, वो आप तैयार करके जाइए, बिल्कुल आसानी से पास हो जाएंगे। तो ये 4 डेरिवेशन आपको इस चैप्टर से तैयार करके जानी है, ठीक है। और देखिए इस चैप्टर से केवल ये 4 राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 में भी 3 ही याद रखनी है, एक ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, और ये ε0 याद कर लीजिए। इनका मात्रक और विमीय सूत्र दोनों चीज़ याद करके जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। इसके बाद देखिए ये डेरिवेशन आपको तैयार करनी है, बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए इस वीडियो में मैं केवल बताऊंगा आपको थ्योरी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने में कुछ बच्चों को बहुत परेशानी होती है, जिससे वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं। आप ये मान के चलिए 50% तो न्यूमेरिकल आने ही वाला है। पेपर लगभग हमारे पास जो होता है वो आता है 85 नंबर का, अथवा में मिला के। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, उनके अथवा में भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम मानते हैं 85 नंबर का आएगा। तो जिसमें से 40 नंबर आप आराम से न्यूमेरिकल मान लीजिए, कभी कभी 45 नंबर के न्यूमेरिकल, 40 नंबर की थ्योरी। तो हम प्रयास करेंगे जो थ्योरी है वहीं से हम 23 नंबर आसानी से गेन कर सकें, जिससे हम पास हो सकें। अगर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं तो इतनी डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी ही पड़ेंगी। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ केवल। तो ये डेरिवेशन आप तैयार करके जाएंगे इस चैप्टर से, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये डेरिवेशन मैं विस्तार से समझा चुका हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए इसके अलावा याद करना है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव, ये डेरिवेशन भी आपको तैयार करनी है। निरक्षीय स्थिति में विभव, ये भी आपको डेरिवेशन तैयार करनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा निरक्षीय स्थिति आएगी तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इस चैप्टर में नहीं तैयार करना है, केवल एक चीज़ और, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और ये तैयार करके जाएंगे आप। E बराबर -dV/dr। देखिए यहाँ तक मैंने आपको लगभग 9 डेरिवेशन बताई हैं। 4 बताई हैं गॉस थ्योरम वाली, 2 बताई हैं फर्स्ट चैप्टर की वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र वाली, और ये वैद्युत विभव में 3 डेरिवेशन। तो ये मान के चलिए इन 9 डेरिवेशन से आपको 2 डेरिवेशन तो 101% मिलने वाली हैं। हो सकता है कि 3 डेरिवेशन भी आ जाएँ, तो ये आपको तैयार बिल्कुल करके जानी है। अब के लाने हैं हमें कितने नंबर, 23 नंबर। तो आपका ये तरीका होना चाहिए कि सबसे पहली बात जो MCQ हैं हमारे 6 नंबर के, वो बिल्कुल सटीक सीधे सही जाएँ, ठीक है। इसके बाद जो ये 2 डेरिवेशन बताई हैं, अगर ये 5-5 नंबर में नहीं भी आती हैं तो 3-3 नंबर में आएंगी। तो 3 + 3 ये हो गया अब तक आपके 12 नंबर, केवल 3 चैप्टर में। मैं ये मान के चलता हूँ कि MCQ आप सही करके आएंगे बिल्कुल आराम से, लास्ट टाइम पर आपको MCQ लगाने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। देखिए इसके अलावा आपको याद करना है संधारित्र का सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 1 नंबर के लिए आप संधारित्र का सिद्धांत तैयार करके जाएंगे। संधारित्र की डेफिनेशन तैयार कर लीजिए, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए क्या तैयार करना है, इसके अलावा तैयार करिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये डेरिवेशन है आपके लिए C बराबर KA/ε0/t, है ना। ये डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अच्छी डेरिवेशन आपके लिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब इसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ये आएगा C बराबर KA/ε0/d। इसके अलावा एक आपको तैयार करके जानी है डेरिवेशन संधारित्र में संचित ऊर्जा।
ये वाली डेरिवेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, बहुत पिछली लास्ट हमने जो प्रैक्टिस सेट किए थे 3 4 5, उसमें आपने देखा होगा कि ये जो चैप्टर है वैद्युत धारिता, इससे बहुत बार ये डेरिवेशन आई है, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो पिछले 2 3 सालों में ये देखा गया है कि जो वैद्युत धारिता वाला चैप्टर है इसकी डेरिवेशन बहुत पूछी गई हैं। लास्ट ईयर भी देखोगे 2025 में तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आया था। पिछले कुछ सालों में पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर को ज़्यादा अवॉइड किया गया है, तो आप ये मान के चलिए इस बार चांस है कि उस चैप्टर से डेरिवेशन पूछी जाए, ये भी तैयार करके जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है ये, आप मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है इन्हें। ठीक है, बाकी ये आप तैयार नहीं करेंगे। तो u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर और c बराबर के एफ एल नॉट अपॉन डी। ठीक, देखिए ये है विद्युत चालन वाला चैप्टर। तो इससे आप ये मान के चलिए कि यहाँ से एक MCQ और एक नंबर की कई डेफिनेशन आपको पूछी जाएंगी। धारा घनत्व अच्छे से तैयार करके जाइए कि किसी चालक के प्रत्येक अंक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, तो ये भी पढ़ना है। ओम का नियम पढ़ना है ना, तो ओम का नियम भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। प्रतिरोध पढ़ेंगे, प्रतिरोध पे ना निर्भरता जरूर देखिए। देखिए इस चैप्टर को मैंने विस्तार से समझाया है विद्युत चालन का, तो इसमें केवल प्रतिरोध पर देखिए, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध ये दोनों आप अच्छे से तैयार करके जाइए। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी तैयार नहीं करना है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको देखना है सभी का ताप पर निर्भरता। देखिए जैसे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रतिरोध होता है वो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है, और जो श्रांति काल होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो ताप के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है श्रांति काल होता है इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराने में लगा समय, ये होती है कंडीशन। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है, तो गति बढ़ जाएगी तो जो टक्कर लगने में समय लग रहा था वो अब कम समय लगेगा, यानी कि श्रांति काल घटेगा। तो ये इसके अपोजिट है, अगर श्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जैसे ही हमने ताप बढ़ाया, यानी ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा। देखिए ये मैंने विस्तार से समझाया, चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है चालक और चालक नहीं, धातु और मिश्र धातु, इन दोनों का जो प्रतिरोध होगा ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, और अर्धचालक जो होगा यानी उपधातु जो होंगी उनका घटेगा प्रतिरोध। तो ये आपको याद रखना है, गतिशीलता की परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका भी हम ये देखेंगे कि इसका भी श्रांति काल पर क्या प्रभाव है। देखिए ये जो टोटल चैप्टर है यहाँ से बहुविकल्प और MCQ क्वेश्चन MCQ और एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है, तो इसे अच्छे से तैयार करेंगे आप। ठीक है, बाकी इससे कुछ तैयार नहीं करना है। देखिए इसके बाद है चैप्टर सरल परिपथ, और इसमें आपको याद रखना है केवल 2 ही नियम तैयार करके जाने हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का सेकंड नियम। तो 2 नियम आप तैयार कर सकते हैं थ्योरी में। अच्छा, इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, याद रखना है जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर है ना, और जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर है। तो आपको ये दोनों नियम तैयार करके जाने हैं। पहला नियम आवेश के संरक्षण पर है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर है। कई बार MCQ क्वेश्चन में पूछा गया, आप जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम कहता है कि दिष्ट धारा परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम भी इसमें दिया है, देखिए आवेश के संरक्षण पर है नियम। सेकंड नियम है एक बंद पास में विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है। इतना शॉर्ट भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं दिष्ट धारा परिपथ में किसी बंद पास अथवा लूप में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य नहीं होता, बीजगणितीय योग उस परिपथ या पास में लगे समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो याद रखना है, देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है ये। तो ये दोनों नियम आपको तैयार करके जाने हैं केवल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद ये चुंबकत्व वाली यूनिट है, तो इसमें कौन सा याद करना है। तो देखिए लॉरेंज बल की आप डेफिनेशन याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉरेंज बल, तो है ना। तो लॉरेंज बल तैयार करके जाइए, यानी कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर गतिमान है जहाँ वैद्युत अथवा चुंबक क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तब कण पर कार्यरत बल लॉरेंज बल कहलाता है। तो ये तैयार करके जाना है एक तो। ठीक है, चुंबकीय बल भी ये देख सकते हैं, चुंबक क्षेत्र की गति ये मैं आपको विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रहेगा, थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। तो इसमें केवल एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब आवेशित कण किसी चुंबक क्षेत्र में किसी ऐसे कोण पर प्रवेश करता है, ना समांतर हो ना लंबवत हो, तो अब कण की जो गति होगी वो कौन सी गति होगी, तो कण की जो पथ होगा वो कुंडलिनी पथ होगा। ठीक है ना, ये याद रखना है, यानी कण जो होगा उसका पथ ऐसे होगा। जब लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार घूमता है, जब समांतर करता है तो सरल रेखा में चलता है, जब 0 90 से किसी अन्य कोण पर प्रवेश करता है तो कुंडलिनी पथ पर गति करता है। देखिए ये दे रखी है गति,
ठीक है, याद रखना है। ये इसी में एक डेफिनेशन है पथ का पिच, ये भी आपको याद रखना है। तो ये डेफिनेशन आप तैयार करेंगे इस चैप्टर से। धारावाही चालक पर बल, ये नहीं तैयार करना है, 10th लेवल का है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस चैप्टर में जो तैयार करना है वो है ये निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो। तो इस म्यू जीरो का मान तैयार करना है। म्यू जीरो का मान है 4 पाई 10⁻⁻⁷। इसका मात्रक याद रखना है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र याद रखना है mL/T-2 और A-2। ठीक है, ये दोनों चीज़ इसकी तैयार करके आपको जानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, तो ये तैयार करके आपको जाना है। चलिए और देखिए आगे। देखिए इसमें एक एम्पियर का परिपथीय नियम तैयार करके जाइए। डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए इस चैप्टर से, ये मान के चलिए इस साल ही आने वाली है। ये मैं लिख के देता हूँ आपको कि तो एम्पियर का परिपथीय नियम 2026 में ज़रूर आएगा। तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अगर हमें तैयार होकर जाना है पास होने के लिए तो MCQ में मान के चलता हूँ कंप्लीट कर लेंगे। और जो दो डेरिवेशन मैंने 3 चैप्टर तक बताई हैं वहाँ तक भी आप तैयार करके जाएंगे, तो 6 नंबर वहाँ तक हो गए हैं। अच्छा, ये जो चौथा और पांचवा चैप्टर है यहाँ से भी आप 3 नंबर निकाल ही सकते हैं वैद्युधारिता और वैद्युचालन से। किरचॉफ के नियम अगर नहीं भी आते हैं तो वहाँ से देखिए न्यूमेरिकल आने वाला है, जो आप तैयार नहीं भी कर पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन ये जो 7वां चैप्टर है यहाँ से आप डेरिवेशन तैयार करके जाएंगे। 3 या 4 नंबर की डेरिवेशन आएगी ये जरूर। एम्पियर का परिपथीय नियम, यहाँ से भी 3 डेरिवेशन है, तो 3 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आएगी। देखिए वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लास्ट ईयर आया था, तो इस साल आने की संभावना उसकी बहुत कम है। तो आप ये मान के चलिए कि एम्पियर का परिपथीय नियम इस बार प्रभावी होगा 3 नंबर के लिए आपके। तो ये हो चुके हैं आपके अब तक 18 नंबर। तो ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जानी है। ओके, तो एम्पियर का परिपथीय नियम तैयार करेंगे और इसके साथ साथ तैयार करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये होगा सीधे धारावाही तार के कारण, नहीं ये वाला नहीं है, देखिए यही होगा सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें ये फिगर बनेगा, ये वाला जो एम्पियर के परिपथीय नियम का फिगर बनता है सेम वही बनेगा। और ये डेरिवेशन आएगी म्यू बी बराबर म्यू 0.2 पाई इंटू I/R, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। तो ये 2 डेरिवेशन आप यहाँ से तैयार करके जाइए। इसके अलावा ये तैयार करिए म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में संबंध। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है C बराबर, जहाँ तैयार करके आएंगे C बराबर 1/रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तैयार करके जाना है आपके लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हुए गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र वाले दोनों। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। जो गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ से लॉरेंज बल तैयार करें। और उसके अलावा एक डेरिवेशन और है, 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य बल। देखिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास समय हो और आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मतलब कम समय है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम आप जरूर तैयार करके जाएंगे इस चैप्टर से। इसके अलावा 2 समांतर धाराओं के बीच जो बल होगा ये आप देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी तैयार नहीं करना है तो आपको याद रखना है कि यदि तारों में समान दिशा में धारा है तो बल आकर्षण होगा समान में, अगर विपरीत दिशा में धारा है तो बल प्रतिकर्षण होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है इसमें 1 एम्पियर की मानक परिभाषा, और ये 2 समांतर धारावाही तारों के मध्य बल से ही निकाली जाएगी। तो ये डेरिवेशन में आपको ये परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या आप अपने मॉडल या किसी चीज़ से भी आप तैयार कर सकते हैं जिससे भी आप पढ़ रहे हो। इस डेफिनेशन को आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपको 2 डेफिनेशन और तैयार करनी है, एक तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। ये दोनों डेफिनेशन भी आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। ठीक है, देखिए इसके अलावा याद करना है कि धारा मापी को मीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारा मापी को मीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में बहुत ही अल्प प्रतिरोध जोड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। धारा मापी के समांतर क्रम में, पहली बात समांतर क्रम और अल्प प्रतिरोध यानी बहुत कम प्रतिरोध जोड़ते हैं। किसके समांतर क्रम में? धारा मापी के समांतर क्रम में। तो क्या बनेगा? अमीटर बनेगा। कौन बनेगा? धारा मापी। कैसे बनेगा? ये बनेगा कम प्रतिरोध को उसके समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो आदर्श मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, ये भी याद रखना है। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या करना है कि उच्च प्रतिरोध लेंगे, एक उच्च प्रतिरोध, और वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। जब अमीटर में बदल रहे थे तो क्या कर रहे थे? निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ रहे थे। और आप क्या कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर को बदल रहे हैं वोल्ट मीटर में, तो क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में बदलेंगे। 2 ही बात आपको याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, देखिए इसके बाद ये 4-5 डेफिनेशन है, आपको यहाँ से ये तैयार करनी है। यहाँ से एक डेफिनेशन आपकी आने वाली है, चुंबकन हो, चुंबकीय तीव्रता हो, कुल चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति। ये 4-5 डेफिनेशन है जो आपको तैयार करनी है। ठीक है, ये मैं आपको विस्तार से समझा भी चुका हूँ वीडियो में, चुंबकत्व वाली में।
तो आप ये देख सकते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण भी आपको पढ़ के जाना है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, ये तीनों पदार्थ याद रखेंगे। इनके एग्जाम्पल जरूर याद करेंगे जो MCQ के लिए आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तीनों के। ठीक है, यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है इनमें, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, कि अनुचुंबकीय पदार्थ है तो बाहरी क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होगा और कम तीव्रता होगी, अधिक तीव्रता की ओर आकर्षित होगा। धनात्मक होता है काई का मान, जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, और कम होता है, तापमान पर निर्भर करता है। उदाहरण है एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे ही प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय में ध्यान रखना है, विस्मित है, कॉपर है, पानी है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, ये साधारण ताप पर, STP का मतलब है। काई का मान ऋणात्मक और कम होता है, बाहरी चुंबक क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है, पिछड़ता है। ऐसे ही फिर लोह चुंबकीय पदार्थ देखने, सबके एग्जाम्पल आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं, और आप कहीं से गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और कई सारे एग्जाम्पल तैयार करके जाएं, है ना, पता रहे आपको। तो बाहरी चुंबक क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होगा ये, और इसके एग्जाम्पल हैं लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलीनियम है, ये आपको पढ़ने हैं। देखिए सैथिल्य ये सब कर चुके हैं आपके, उसमें है नहीं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें केवल फैराडे के नियम और लेंज का नियम दो तो ये हो गए, स्वयं प्रेरण और न्यून प्रेरण, 5 चीज़ें याद करके जानी है बस केवल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन तो याद ही रखनी है, पढ़ना ही है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें एक विद्युत भागबल प्रेरित हो जाता है, ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कहलाती है। इसके बाद फैराडे के नियम याद करने हैं, लेंज का नियम याद करना है, स्वयं प्रेरण की घटना याद करनी है, अन्योन्य प्रेरण की घटना याद करनी है। इसके बाद कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर L आएगा जिसे बोलते हैं स्वयं प्रेरक, M आएगा जिसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरक। तो उनकी डेफिनेशन याद करनी है, उनके मात्रक याद करने हैं, उनका विमीय सूत्र याद करना है। तो ध्यान रखना है जरूर, L और M, L है स्वयं प्रेरक और M है अन्योन्य प्रेरक। इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों के मात्रक, इन दोनों के विमीय सूत्र अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, फैराडे के दोनों नियम, लेंज का नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, यही याद करना है और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, ज़रूर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप तैयार ना कर सकें। चुंबकीय फ्लक्स देखिए फाई बराबर होगा BA cos थीटा। ज़्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में, मैंने जो बताया केवल वो ही 5 चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, लेंज का नियम हो गया, इसके अलावा फैराडे के नियम हो गए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो गई, स्वयं प्रेरण हो गया, अन्योन्य प्रेरण हो गया, और L हो गया जिसे बोलते हैं स्वयं प्रेरक, और एक हो गया M जिसे बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यही आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कुछ इसमें याद नहीं रखना है। देखिए ये होगा प्रेरकत्व, समानुपाती स्थिरांक होता है ये, अदिश राशि है, मात्रक हेनरी है, किसका, प्रेरकत्व का, जिसे मैं L कह रहा था। विमीय सूत्र Ml2 T-2 A-2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अन्योन्य प्रेरकत्व होगा, सेम कंडीशन है, सेम मात्रक बनेगा, है ना, और इसकी भी वही मात्रक होगा, वही विमीय सूत्र होगा, हेनरी होता है, और मात्रक हो गया, मात्रक इसका हेनरी, और विमीय सूत्र Ml2 T-2 A-2 हो जाएगा विमीय सूत्र। ठीक है, यही आपको याद रख के जाना है इस चैप्टर से। देखिए डेरिवेशन भी आप तैयार कर लेंगे, प्रेरक में संचित ऊर्जा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये डेरिवेशन भी आप इसमें तैयार करेंगे, इसे भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए इस चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा में आपको क्या याद करना है, तो एक तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, IRMS बराबर होता है I0/√2। और देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या याद करना है। तो एक है आपके लिए, प्रेरक में शक्ति नहीं तैयार करनी है, धारित्र प्रतिघात, संधारित्र शक्ति और अनुप्रयोग। एक आपको याद करना है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, तो वो डेरिवेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अनुनाद की स्थिति याद करनी है, अनुनाद की आवृत्ति याद करनी है। देखिए एक तो याद करनी है डेरिवेशन, परिपथ का शक्ति, पावर और शक्ति गुणांक। ठीक है, शक्ति और शक्ति गुणांक, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार करनी है, मैंने आपको विस्तार से तैयार कराई है, और इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा। परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य और शक्ति गुणांक, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार करनी है। 3 ही डेरिवेशन है। पहली है धारा का माध्य अथवा औसत मान, जिसकी वैल्यू आती है 0.637 I0, है ना। एक डेरिवेशन तो ये है, एक डेरिवेशन ये होगी शक्ति और शक्ति गुणांक वाली। तीसरी डेरिवेशन है इसमें LCR परिपथ की, है ना, और एक है अनुनादी आवर्ती की। ये 4 ही आपको इसमें तैयार करनी है। बाकी इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आने ही वाला है, कन्फर्मेशन में आएगा, 101% आएगा। देखिए जो 6 चैप्टर है सरल परिपथ और ये चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों चैप्टर से एक एक न्यूमेरिकल आने वाला है। अगर आप न्यूमेरिकल करने में समर्थ नहीं हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप इस चैप्टर की थ्योरी तो अच्छे से तैयार करके जाएँ, यहाँ से आपको थ्योरी भी आने वाली है। ठीक है, आप ये देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि हम LCR परिपथ के न्यूमेरिकल तैयार करते हैं लेकिन आ जाती है थ्योरी, तो इस चैप्टर की थ्योरी भी आपको तैयार करनी है।
इसके अलावा थोड़ा ट्रांसफार्मर भी देख लेंगे, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आप देख लेंगे। इसमें संबंध देखेंगे, परिमाण अनुपात देखेंगे, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफर भी देख लेंगे, ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए एक बार इनके सूत्र भी देख लीजिए। प्रतिबाधा है LCR परिपथ की ये फॉर्मूला, और अनुनादी आवर्ती है ओमेगा 0 बराबर 1/√में LC। शक्ति गुणांक है cos फाई बराबर R/Z। पावर है यानी कि शक्ति है P बराबर VRMS IRMS cos फाई। क्वालिटी फैक्टर है Q बराबर 1/R√में L/C। ट्रांसफार्मर का ये है VS/VP। S मतलब सेकेंडरी है, 2 कुंडली होती हैं ट्रांसफार्मर में, P मतलब प्राइमरी है, तो VS/VP बराबर NS/NP बराबर IP/IS। N यहाँ फेरों की संख्या है, I धारा है, V वोल्टेज है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। देखिए बात कर लेते हैं सेकंड फिजिक्स की, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो इस चैप्टर में भी आपके लिए 4 डेरिवेशन है, और 4 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपको आने ही वाली है, तो यहाँ से भी आप तैयार करेंगे। देखिए ये डेरिवेशन 5 नंबर में ही आएगी। तो अगर मैं आपको फिर बताऊँ तो 6 नंबर के MCQ, 6 नंबर की वो डेरिवेशन, 3 नंबर वो आ गए, और 6 नंबर आ गए आपके 7वें और 12वें चैप्टर से मिला के, तो 21 नंबर ये हो गए। 5 नंबर की ये डेरिवेशन आपको 101% आपको मिलने ही वाली है यहाँ से, तो ये डेरिवेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे। ये 4 डेरिवेशन है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन है, अवतल उत्तल वाला, और एक है जिसे बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, और अपनी वीडियो में विस्तार से भी समझाया है, तो वो वीडियो भी जरूर जाके देखेंगे। तो अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, दोनों डेरिवेशन आपको तैयार करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या तैयार करना है, ये लेंस मेकर का सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2, तो ये भी आपको डेरिवेशन तैयार करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरी डेरिवेशन ये हो गई। इसके अलावा क्या तैयार करना है इस चैप्टर में, संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी। ये 4 डेरिवेशन है, 4 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आपको आने ही वाली है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आसानी से पास हो जाएंगे अगर आप ये इतना भी तैयार करके जाते हैं। देखिए मैं आपको कम से कम 40 नंबर की डेरिवेशन और थ्योरी बताने वाला हूँ, जिससे आप अगर आप थोड़ा कम भी तैयार कर लेंगे तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। ये डेरिवेशन 4 हो गई, 4 में से एक आने ही वाली है, 101% आएगी, ठीक है। इसके बाद ये है 5वीं डेरिवेशन। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि उन 4 में से डेरिवेशन नहीं आए, तो ये डेरिवेशन कन्फर्मेशन में आएगी, फिर प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो 5 डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार करिए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 डेरिवेशन यहीं से मिल जाए 5 से ही, लेकिन एक तो कन्फर्मेशन में आएगी 5 नंबर में, और हो सकता है ये 5 डेरिवेशन 10 नंबर भी दे दें। तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है, ये नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, यहाँ से 5 नंबर नहीं छोड़ने हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप कर लेंगे ये तैयार। ये बाकी सब छोड़ दीजिए, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी छोड़ दीजिए। मैं केवल बात करता हूँ पास करने के लिए, जिससे आपके 23 नंबर अच्छे से आ सकें। देखिए इसके बाद हाइगेंस, और हाइगेंस में 2 कंडीशन है। हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। तो लास्ट टाइम जो आया था वो परावर्तन की व्याख्या ही है, हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इस बार आप इस अपवर्तन को तैयार करिए, केवल एक डेरिवेशन तैयार कर लीजिए, अपवर्तन की व्याख्या। मैंने बहुत शॉर्ट में डेरिवेशन कराई हैं, इतने शॉर्ट में डेरिवेशन होंगी नहीं, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो कराई हैं बहुत शॉर्ट में, तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार करनी है आपको दोनों डेरिवेशन। 2 कर लीजिए अगर समय है तो, नहीं तो अपवर्तन, अगर इनमें से भी इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो आप अपवर्तन की डेरिवेशन तैयार करके जाएंगे, हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई और डेरिवेशन आपके लिए है नहीं, परावर्तन अपवर्तन है। अगर इन दोनों में एक इम्पोर्टेंट है तो वो इस बार अपवर्तन है, वैसे दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर आई थी तो इसलिए मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि आप पर अपवर्तन की व्याख्या तैयार करें। कला संबद्ध स्रोत की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। व्यतिकरण देखिए पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपके लिए आएगी न्यूमेरिकल आएगा व्यतिकरण विवर्तन वाले से, तो इसमें आप ना पढ़ें तो कोई दिक्कत है नहीं, छोड़ सकते हैं इसे। मेलस का नियम पढ़ लीजिए, मेलस का नियम आपके लिए हो सकता है आ जाए 1 नंबर के लिए, तो मेलस का नियम तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये है चैप्टर जहाँ से आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। मैं 5 या 6 नंबर ये अकेला चैप्टर देगा, इसमें कुछ है नहीं। देखिए एक मैं बताऊँ, ये कार्यफलन की डेफिनेशन है बहुत छोटी सी। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। ईवी मात्रक होता है, जूल मात्रक होता है, ठीक है। इनमें ये और कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए चाहो तो याद रख सकते हैं, सबसे कम सीजियम का होता है कार्यफलन, सबसे अधिक प्लेटिनम का होता है कार्यफलन। इसके अलावा ये तीव्रता का प्रभाव ये देख सकते हैं, विभव का प्रभाव, संतृप्त धारा, निरोधी विभव क्या होता है, ये 2 डेफिनेशन हो गई। आवर्ती में देहली आवर्ती की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़नी है आपको। कार्यफलन हो गया, देहली आवर्ती होगी, 2 डेफिनेशन एक एक लाइन की। देखिए ये चैप्टर 5 नंबर देगा,
ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। 5 या 6 नंबर यहीं से आने वाले हैं, ध्यान रहे। 2 ही डेरिवेशन है, बहुत छोटी डेरिवेशन है यार। तो अगर पास होना है तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल कार्य करेगा। किसका? उत्प्रेरक का। बहुत तेज़ी से आपको बूस्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छे से नंबर आ सकते हैं इस चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हैं। अगर आपको केवल गिने चुने ही चैप्टर तैयार करने हैं तो मेरी मानिए तो पहले, दूसरा, चौथा, फर्स्ट में, फर्स्ट फिजिक्स की बात कर रहे हैं। छठा आप तैयार करें ना भी करें, वहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं तो छठे को छोड़ दीजिए। सातवां तैयार करिए, 12वां तैयार करिए, तीसरा सेकंड फिजिक्स का जिसे गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, छठा तैयार कर लीजिए। इसके बाद ये 10वां, और ये एक और चैप्टर है 15, 14 है जो लास्ट वाला, संधि डायोड। केवल ये चैप्टर तैयार करिए, पास तो क्या बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको तैयार करनी है, देहली आवर्ती। इसके अलावा देहली तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 लिख लीजिए। ये मान लीजिए आने ही वाला है 2026 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव मैंने विस्तार से समझाया है, उतना ही लिखना है जितना वीडियो में लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है तरंग दैर्घ्य का सूत्र। नहीं पढ़ना है ग्राफ व्राफ कुछ भी, छोड़ दीजिए। ये केवल ये और पढ़ना है, लैम्डा बराबर h/p डे ब्रोगली वाला। ये डेरिवेशन तैयार करनी है, दे ब्रोगली संबंधी। यहाँ से नहीं तैयार करनी है, मैंने वीडियो में बनाया है। ये केवल शॉर्ट रिवीजन के लिए है। कभी इससे सोचें इसे तैयार कर लें तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाली, वहाँ जाकर इसे तैयार कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये 2 डेरिवेशन है, दे ब्रोगली संबंध है ये लैम्डा वाला, और प्रकाश वैद्युत समीकरण आइंस्टीन का। 2 डेरिवेशन हुई देखिए इस चैप्टर में। एक होगी डेफिनेशन देहली आवर्ती, देहली आवर्ती की होगी। एक होगी देहली तरंग दैर्घ्य की, देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तीसरी होगी आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण। चौथा हो गया दे ब्रोगली संबंध, लैम्डा बराबर h/p। इन चारों में से ही आपको आने वाला है। इसके अलावा कार्यफलन पढ़ लीजिए, निरोधी विभव पढ़ लीजिए, और कुछ मत पढ़िए, ठीक है। 6 चीज़ें हो गई। 4-5 नंबर आपको आने वाले हैं अच्छे से। न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा ही, कन्फर्मेशन में आएगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान है। जिसने वीडियो नहीं देखी है मेरी वीडियो जाकर देखिए, मैंने जितने बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हैं सारे कराए हैं इस चैप्टर के, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने पूरी छोड़ दी है, और केवल ये आपको एक पढ़ के जाना है, ये वाला ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, चालन बैंड, संयोजी बैंड। ये मैंने विस्तार से संधि डायोड वाला वीडियो पूरी बनाई है, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप। चालक, अचालक, अर्धचालक की परिभाषा, तीनों बैंड, ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो एक तो ये परिभाषा हो गई। अर्धचालक हो गए, अर्धचालक में दोनों प्रकार के हो गए, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। देखिए ये चैप्टर भी अकेला 8 नंबर देने वाला है, तो इस चैप्टर को भी आप तैयार कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। केवल देखिए 10वां चैप्टर, मतलब जो अभी पिछला वाला था इससे, और ये चैप्टर दोनों मिलकर ही कम से कम 15 नंबर दे देंगे। 6 नंबर हो गए MCQ के, तो 21 नंबर तो आप यहीं से आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत कम मान लीजिए, 18 नंबर इन तीनों से ही मान लीजिए, MCQ और 2 चैप्टर ये, तो 18 नंबर आ गए। तो 5 नंबर तो आप वैसे भी कहीं ना कहीं से ले ही लेंगे अगर आप डेरिवेशन तैयार करके जाएंगे, तो पास तो आप बहुत आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। तो पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, दोनों अर्धचालक हो गए, तो ये तैयार करने हैं। इसके अलावा जो मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बताया है, एक तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। एन टाइप पहले तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक की परिभाषा। एन टाइप अर्धचालक 1, पी टाइप अर्धचालक 2, पीएन संधि डायोड 1 नंबर के लिए, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत 1 ये, पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत, और पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी, और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये पढ़ने हैं। देखिए अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में, और एक है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये रही, ऊर्जा अंतराल वाली, मादन की, हासी क्षेत्र, देहली वोल्टता, दिष्टकरण वाली, सब हो गई है ना। तो ये याद रखना है आपके लिए। तो अब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो इतना तो आप तैयार करके जाइए ही, तो जिससे आप आसानी से नंबर ला सकें। तो एक बार फिर बता देता हूँ, जो विकिरण द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, संधि डायोड वाला चैप्टर, 2 चैप्टर ये तैयार कर लीजिए, ठीक है। 2 चैप्टर हो गए, 6 नंबर के MCQ हो गए। इन दोनों से मिला के कम से कम 14 नंबर आ जाएंगे। 6 नंबर वो हो गए, और एक गॉस थ्योरम से तैयार कर लीजिए वो 4 डेरिवेशन। 7वें चैप्टर से 4 डेरिवेशन तैयार कर लीजिए। सेकंड फिजिक्स के गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, यहाँ से ये 3 डेरिवेशन तैयार कर लीजिए। पास तो नहीं, आसानी से आप 30 नंबर ले लेंगे। बस ये 2 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।